इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पे बात करते हुए हमने ये डिस्कस किया था, अगर दो सिमिलर चार्जेस होते हैं, जैसे कि अगर दो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं या फिर दो नेगेटिव चार्जेस होते हैं आसपास, तो ये एक दूसरे को रेपेल करते हैं। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रेपेल करेंगे, अपने से दूर धकेलेंगे, तो जो फोर्स होगा वो एक दूसरे से दूर होगा। इन नेगेटिव चार्जेस के सेट के केस में भी वही होगा, एक दूसरे से दूर फोर्स अप्लाई होगा। लेकिन हमने ये भी देखा था कि अगर दो चार्जेस अपोजिट नेचर के हो, एक पॉजिटिव चार्ज तो दूसरा नेगेटिव चार्ज, इस तरह के सिचुएशन में होता यह है कि ये दोनों एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे तो हम कह सकते हैं कि चार्जेस के नेचर अगर हमें पता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स अप्लाई होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो रिपल्सिव नेचर का होगा या फिर अट्रैक्टिव नेचर का होगा। लेकिन उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अगर मान ले हमें चार्जेस का मैग्नीट्यूड पता है, पहला चार्ज कितने मैग्नीट्यूड का और दूसरा चार्ज कितने मैग्नीट्यूड का, तो क्या हम इससे फोर्स पता कर सकते हैं? फोर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल पता कर सकते हैं। उसके लिए है कूलम्स लॉ। हम कूलम्स लॉ के दो फॉर्म पे बात करेंगे, एक तो है स्केलर फॉर्म और दूसरा है वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म सिर्फ बताएगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा और वेक्टर फॉर्म यह बताएगा कि उस फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा। तो वो डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड बताएगा वेक्टर फॉर्म। तो फिलहाल सबसे पहले हम कूलम्स लॉ के स्केलर फॉर्म पे बात करेंगे। तो इसके लिए मान ले कि दो चार्जेस हैं, जैसे कि एक यहां पर एक चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड है Q1 और ये पॉजिटिव नेचर का है। उसी तरह से एक और चार्ज है यहां पर Q2 चार्ज और इसका भी नेचर पॉजिटिव है। तो ये एक दूसरे को रेपेल करेंगे, ये एक दूसरे को अपने से दूर धकेलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो यहां पर जो फोर्स होगा F, न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम कह सकते हैं इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। यह हमेशा होता है, अगर दो मासेस हो, एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हो, तो पहला मास दूसरे मास को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है, दूसरा मास भी पहले मास को उसी फोर्स से अट्रैक्ट करता है। तो उसी तरह से दो चार्जेस अगर एग्जिस्ट कर रहा हो एक दूसरे के आसपास, तो पहला चार्ज दूसरे चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई करेगा, दूसरा चार्ज पहले चार्ज पे कुछ ऐसा ही फोर्स अप्लाई करेगा जिसका मैग्नीट्यूड पिछले फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। लेकिन हम वेक्टर फॉर्म में यह नहीं कह सकते हैं कि दोनों फोर्स एज वेक्टर बराबर है, यह हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और दो वेक्टर्स को बराबर होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो यहां थोड़ा कॉशियस रहे, ऐसा कभी ना कहे कि दोनों फोर्सेस एग्जैक्टली सेम है। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों फोर्सेस एक दूसरे के साथ सेम नहीं है। फिर भी अगर आप वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एक को F1 कहे, दूसरे को F2 कहे। इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका और भी बेहतर है, जिसमें कि हम जब वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे तब डिस्कस करेंगे। लेकिन दोनों को F और F एज वेक्टर आप नहीं कह सकते हैं। तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस Q1 पे डिपेंडेंट होगा, अर्थात इस बॉडी पे जितना चार्ज है उस पे डिपेंडेंट होगा। और यही फोर्स इस दूसरे बॉडी में जितना चार्ज है, जो कि Q2 चार्ज है, इस पे भी डिपेंडेंट होगा। डिपेंडेंसी कैसा होगा इस पे हम आगे बात करेंगे। ये फोर्स एक और क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होगा, वो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, दैट मीन इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। उस डिस्टेंस को हमने कहा ये है R। तो हम कह सकते हैं ये फोर्स ये R पे भी डिपेंडेंट होगा। अब देखते हैं डिपेंडेंसी कैसा होगा। यह पाया गया है कि ये जो फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होता है पहले चार्ज पे, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू Q1। इसका मतलब क्या है कि मान ले अभी इसमें कुछ चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड Q1 है, तो फोर्स F क्रिएट हो रहा है। अगर इस चार्ज के मैग्नीट्यूड को आप दुगना कर दे, डबल कर दे, तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, बिकॉज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट चार्ज। उसी तरह से अगर आप यहां पर 3 into Q1 चार्ज रखें, तो जो फोर्स क्रिएट होगा ये अब F नहीं 3F होगा। तो ये फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पहले चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। उसी तरह से ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड पे भी। इसका मतलब अगर दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड को हम डबल कर देते हैं तो भी ये फोर्स दुगना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड दुगना हो जाएगा।
अगर हम इसे 4 टाइम्स कर देते हैं दूसरे चार्ज को, तो फोर्स भी 4 टाइम्स हो जाएगा। इसे मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, इसका मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड चार्ज। तो ये फर्स्ट चार्ज पे भी प्रोपोर्शनल है, ये सेकंड चार्ज पे भी प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों को एक साथ भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ ऐसे। इन दोनों स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस Q1 इंटू Q2। अब ये फोर्स एक और क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, वो है R। ये डिपेंडेंसी कैसा है? ये डिपेंडेंसी कुछ ऐसा है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये R के स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब यह है कि अगर इस डिस्टेंस को हम डबल कर देते हैं, दो चार्जेस जिस डिस्टेंस पे था, फॉर एग्जांपल 1 मीटर के डिस्टेंस पे था, तो फोर्स कुछ क्रिएट हो रहा था, मान ले 1 न्यूटन क्रिएट हो रहा था। तो अगर हम उस डिस्टेंस को डबल कर दे, अब 1 मीटर से अगर हमने इसे 2 मीटर कर दिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये 2 मीटर का हो गया, तब ये फोर्स यहां देखिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के स्क्वायर पे, तो हम कह सकते हैं ये फोर्स बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, सो 1 डिवाइडेड बाय 4F ये फोर्स बन जाएगा। उसी तरह से अगर डिस्टेंस को आप 3 टाइम्स करते हैं, तो ये जो फोर्स है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने माना था ये है 1 न्यूटन का, और इस डिस्टेंस को हमने माना था 1 मीटर, तो अब हमने इस डिस्टेंस को 3 मीटर का कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, चार्जेस वही है, तो फोर्स हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, तो 9, 1 डिवाइडेड बाय 9F, अर्थात 1 डिवाइडेड बाय 9 न्यूटन हो जाएगा फोर्स। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड 1 डिवाइडेड बाय 9F हो जाएगा। सो ये जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ये प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पे, और ये प्रोपोर्शनल होता है 1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर्ड के, जिसे कि हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इन्हीं दोनों स्टेटमेंट से, इससे और इससे, हम कूलम्स लॉ को डिस्क्राइब करते हैं। सो कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, यहां एक चार्ज यहां दूसरा चार्ज, और जो फोर्स क्रिएट हो रहा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये R क्या है? R है दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो R का स्क्वायर होगा स्क्वायर of the distance between them। सो ये है कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म में। अब इसे आगे देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को दोनों चार्जेस के बीच का, इसे डिस्क्राइब करने के लिए 3 रिलेशन है, जबकि इन दोनों रिलेशन से, इन दोनों को मिला के हमने इसे बना दिया, तो हम कह सकते हैं इस रिलेशन से और इस रिलेशन से हम फोर्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो इन दोनों से, इससे और इससे, हम कह सकते हैं कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर्ड। तो इससे आगे अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना चाहते हैं और इक्वालिटी साइन अगर इंट्रोड्यूस करें, तो हमें यहां पर एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा। उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया था कूलॉम ने, और उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम K से रिप्रेजेंट करें, तो यहां पर इस K को कहा जाएगा कूलॉम्स कांस्टेंट। कूलॉम्स कांस्टेंट, कूलॉम्स कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है। तो ये जो पूरा रिलेशन है ये बन जाएगा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इक्वल टू कूलम्स कांस्टेंट इनटू ये एक्सप्रेशन, सो Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर्ड। अब देखते हैं इस कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या है। सो कूलम्स कांस्टेंट, इसका जो न्यूमेरिक वैल्यू है ये बराबर है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के। वैसे ये 9 नहीं होता है, ये होता 8.98755 एंड सो ऑन इंटू 10 टू द पावर 9। सो चीजों को आसान रखते हुए, चीजों को प्रिसाइज करते हुए हम 8.98 को 9 कंसीडर कर लेते हैं। और इसका जो यूनिट होगा, ये यूनिटलेस क्वांटिटी नहीं है, इसके पास यूनिट है, तो इसका जो यूनिट होगा
वो क्या होगा ये देख लेते हैं। आप इसी फॉर्म से, इसी इक्वेशन से इस k का अर्थात कूलम्स कांस्टेंट का यूनिट पता कर सकते हैं। कैसे? कि यहां से आप कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू f इंटू आर स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2। अब देखें, अगर इसके यूनिट की बात करें तो इस टर्म का जो यूनिट होगा, जो कि कूलम्स कांस्टेंट है, वो बराबर होगा एग्जैक्टली इसके यूनिट के, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो अगर इसके SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट, तो ये बराबर होगा फोर्स के SI यूनिट जो कि है न्यूटन, इनटू ये R क्या है? ये तो डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच का। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, SI सिस्टम में। सो मीटर का स्क्वायर, सो मीटर स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय Q1 क्या है? चार्ज है। Q2 भी चार्ज है। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है SI सिस्टम में? कूलम। सो कूलम इंटू कूलम इज इक्वल टू कूलम स्क्वायर्ड। सो ये हो गया यूनिट इस कूलम्स कांस्टेंट का। इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर कूलम स्क्वायर्ड। तो यहां पर कूलम्स कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर कूलम स्क्वायर्ड। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो कूलम्स कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के तौर पे तब अपीयर करता है जब दोनों चार्जेस के बीच का जो मीडियम है, ये मीडियम एयर या वैक्यूम हो। अगर मीडियम बदल जाए तो कांस्टेंट के तौर पे यहां कूलम्स कांस्टेंट नहीं होगा, कुछ और ही होगा। उस पे हम आगे बात करेंगे जब हम मीडियम के एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी पे बात करेंगे, तब हम इस पे काफी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल चीजों को आसान रखते हुए हम ये कंसीडर करेंगे कि जो दो चार्जेस हैं जिन्हें हम कंसीडर कर रहे हैं, जिनके बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, उन दोनों चार्जेस के बीच जो मीडियम है ये एयर या वैक्यूम है। सो ये कूलम्स कांस्टेंट तब अपीयर करेगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के तौर पे जब यहां मीडियम होगा एयर या वैक्यूम। कुछ और मीडियम हुआ तो हमें यहां पर एज कांस्टेंट कुछ और ही कंसीडर करना होगा। मॉडर्न डेज में हम यहां पर कूलम्स कांस्टेंट के जगह पे एक दूसरा एक्सप्रेशन यूज करते हैं। वो एक्सप्रेशन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस टर्म को हम यूज करते हैं इस k के जगह पे। इसका मतलब ये टर्म, इसका जो वैल्यू है, ये बराबर होगा k के साथ, इसीलिए k के जगह हम इसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो अगर हम k के जगह पे इस एक्सप्रेशन को सब्सटीट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा? फिर हमें मिलेगा कि फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि कूलम्स कांस्टेंट के बराबर है, इनटू बाकी जो टर्म्स है Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर्ड। यहां पर इस एप्सिलॉन नॉट, इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए, हमने ये बात किया था कि कूलम्स कांस्टेंट तब अपीयर करता है जब दोनों के बीच का मीडियम हो एयर या वैक्यूम, जिसे कि फ्री स्पेस कहा जाता है। वैक्यूम को फ्री स्पेस कहा जाता है। तो जब हम कूलम्स कांस्टेंट के जगह इस टर्म को इंट्रोड्यूस करेंगे, इसका मतलब ये कूलम्स कांस्टेंट के जगह आया है। और कूलम्स कांस्टेंट कहां पर अपीयर करता है? जहां फ्री स्पेस होता है। तो ये जो टर्म है, ये तब अपीयर करेगा जब मीडियम फ्री स्पेस होगा। अगर मीडियम फ्री स्पेस नहीं होगा तो यहां पर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के जगह एक दूसरा टर्म अपीयर करेगा, या फिर हमें कुछ अलग सा ही टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। इन सारे चीजों पे जैसे कि हमने बात किया है, हम आगे चर्चा करेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी पे चर्चा करते हुए। फिलहाल तो ये जान ले कि इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इस इक्वेशन को हम तभी यूज कर सकते हैं, जैसे कि इस केस में हमने देखा था, इसे हम तभी यूज कर सकते हैं जब मीडियम एयर या वैक्यूम हो। अब चलिए देख लेते हैं इस रिलेशन से इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप पता कर सकते हैं। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसका वैल्यू होता है 8.854 एंड सो ऑन, और भी प्रिसाइज वैल्यू आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में, इनटू 10⁻⁻12। ये तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू है। अब इसका यूनिट देखते हैं। इसका यूनिट क्या होना चाहिए? आप इसी रिलेशन से इसका यूनिट पता कर सकते हैं। K का यूनिट आपको पता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर कूलम स्क्वायर्ड।
यहां पर अगर k इसके साथ एग्जैक्टली इक्वल हुआ तो इस एक्सप्रेशन का या फिर इस टर्म का जो यूनिट होगा, जो कि है न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर कूलम स्क्वायर्ड, इस पूरे एक्सप्रेशन का वही यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर कूलम स्क्वायर्ड। अब यहां पर देखें, ये तो यूनिटलेस है, इसका कोई यूनिट नहीं है। 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई, 4 भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, पाई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, प्योर न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इनका कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। लेकिन यहां पर ये एप्सिलॉन नॉट, इसके पास जरूर कोई यूनिट होगा, जिसके कारण इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को यूनिट मिलेगा, जो कि होगा इसके बराबर। तो यहां एप्सिलॉन नॉट अगर डिनोमिनेटर में हो और पूरा का पूरा एक्सप्रेशन का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर्ड होना है, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कुछ ऐसा होगा जिसका रेसिप्रोकल इसके बराबर होगा। तो अगर एप्सिलॉन नॉट के यूनिट का रेसिप्रोकल ये हो तो वो क्या होगा, वो इसी का रेसिप्रोकल होगा। इसका मतलब इसका जो यूनिट होगा एप्सिलॉन नॉट का, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का या किसी भी तरह का एब्सोल्यूट परमिटिविटी का, वो यूनिट होगा कूलम स्क्वायर्ड पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्ड। हमने क्या किया, यहां पर जो यूनिट्स न्यूमरेटर में थे उसे डिनोमिनेटर में भेज दिया और डिनोमिनेटर वाले यूनिट्स को न्यूमरेटर में भेज दिया। तो हमें क्या मिला, हमें मिला कूलम स्क्वायर्ड पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्ड। ये होता है यूनिट एब्सोल्यूट परमिटिविटी का, चाहे वो फ्री स्पेस का हो चाहे ये दूसरे मीडियम का हो। तो ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन सेम इक्वेशन है और दोनों ही बता रहा है कि दो चार्जेस के बीच जो फोर्स क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा या एक्ट करेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। यहां पर देखें, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहा है सिर्फ, इसमें ये डायरेक्शन नहीं बता रहा है। लेकिन फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब फोर्स के पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। उस डायरेक्शन को अगर हम पता करना चाहते हैं तो हम कूलम्स लॉ का ये स्केलर फॉर्म नहीं बल्कि कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म यूज करते हैं। अभी हम बात करेंगे कि कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है। तो उसके लिए मान ले दो चार्जेस हैं, दो पॉइंट्स में रखे हुए। तो मान ले ये पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट 1, और यहां पर एक और पॉइंट है, ये है पॉइंट 2। इन दोनों पॉइंट्स में दो चार्जेस रखे हुए हैं। तो मान ले यहां पर है प्लस Q1 चार्ज और यहां पर चार्ज है प्लस Q2 चार्ज, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है R। तो इन दोनों चार्जेस पे एक्ट किया गया जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड तो हम कूलम्स लॉ के स्केलर फॉर्म से पता लगा सकते हैं, और वो ये जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन होगा एक दूसरे से दूर। और इस फोर्स को जो हम नाम देंगे, इस फोर्स को हम एग्जैक्टली सेम नाम नहीं देंगे क्योंकि हम वेक्टर फॉर्म कंसीडर कर रहे हैं। तो एज वेक्टर दोनों फोर्सेस का नाम सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि उससे मतलब यही निकलेगा कि दोनों फोर्सेस एज वेक्टर दोनों सेम है। तो यहां पर हम एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि इस फोर्स को, जो कि इस सेकेंड चार्ज पे एक्ट कर रहा है, जो कि पॉइंट 2 में रखा हुआ है, और ड्यू टू Q1 चार्ज, उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। सो उसी लॉजिक से हम इस फोर्स को क्या कहेंगे, हम कहेंगे फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। तो अगर इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसके मैग्नीट्यूड के वो बराबर होगा, और वो होगा कितना। तो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर्ड, डिस्टेंस का स्क्वायर्ड। ये तो इसका मैग्नीट्यूड है। यहां पर ध्यान दें, जब हम स्केलर फॉर्म कंसीडर कर रहे थे तो हम यहां पर साइन के साथ बॉदर नहीं करते थे, क्योंकि वहां पर हम जो डायरेक्शन है उसे हम अट्रैक्टिव नेचर या रेपल्सिव नेचर इसी लॉजिक से पता कर लेते थे। लेकिन यहां पर हम एक स्पेसिफिक डायरेक्शन पता करेंगे। तो ये ध्यान रखें कि ये चार्जेस का जो नेचर है ये पॉजिटिव है, तो यहां प्लस Q1 लिखना चाहिए, और ये
मल्टीप्लाइड विथ, अगर ये पॉजिटिव नेचर का हुआ तो प्लस Q2, अगर ये Q2 नेगेटिव नेचर का हुआ तो हमें यहां पर इनटू ये नेगेटिव साइन अपेंड करना होगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब। लेकिन जब हम इसके मैग्नीट्यूड को पता करते हैं अर्थात स्केलर फॉर्म यूज करते हैं तो इस साइन को देने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो हमें डायरेक्शन नहीं बताता है। लेकिन यहां पर ये फॉर्म जो है ये हमें डायरेक्शन बताएगा, तो ये ध्यान में रखें। अब देखिए ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लेकिन फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एक डायरेक्शन होगा। तो हम चूज कर लेते हैं, हम F21 को चूज कर लेते हैं कि इसे हम एग्जैक्टली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए स्केलर फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट कर रहे थे तो इसका मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड दोनों के लिए हम एक ही इक्वेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम वेक्टर फॉर्म को कंसीडर करेंगे तो इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा। तो हम चूज कर रहे हैं एक स्पेसिफिक फोर्स को और उसके लिए हम इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो हमने चूज कर लिया F21 को। तो F21 एज वेक्टर अगर हम इसे पता करना चाहें तो ये क्या होगा, ये बराबर होगा इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसके डायरेक्शन के। तो इसका मैग्नीट्यूड तो ये है, इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा डायरेक्शन। सो डायरेक्शन ऑफ F21, ये जो फोर्स है F21 का डायरेक्शन हमें इसके साथ अपेंड करना होगा। सो ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन इस डायरेक्शन को हम पता कैसे करेंगे, हम कैसे इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे? अगर आप देखें यहां पर ध्यान से कि इसका जो डायरेक्शन है वो ये वाला डायरेक्शन है, ये एग्जैक्टली सेम है इस डायरेक्शन के। पॉइंट 1 से एक पोजीशन वेक्टर पॉइंट 2 तक खींचे। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ये इस डायरेक्शन के बराबर है, अर्थात F21 के डायरेक्शन के बराबर है। अब ये जो पोजीशन वेक्टर है जो कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक का पोजीशन वेक्टर है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यहां बहुत ध्यान से देखें क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन का एक जड़ है। बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में आपको ऐसा फॉर्म दिखेगा वेक्टर फॉर्म का जो कि एग्जैक्टली ऑपोजिट है जो कि एक्चुअली होना चाहिए उससे। यहां पर आप खुद सोचे कि पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक अगर कोई पोजीशन वेक्टर है या फिर कहें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो उसे आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या आप उसे वेक्टर R12 से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर वेक्टर R21 से रिप्रेजेंट करते हैं? यही हर एक कंफ्यूजन का जड़ है इस टॉपिक में। कुछ कुछ टेक्स्ट बुक्स में आपको दिखेगा यह है वेक्टर R12, लेकिन इन रियलिटी जब हम पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो वेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन 2 को विथ रेस्पेक्ट टू पोजीशन 1। तो ऐसे स्थिति में हम इसे कहते हैं ये है वेक्टर R2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ये हो गया ये पोजीशन वेक्टर, दैट मीन एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक है। तो इस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा इस F21 का एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन होगा। अब देखिए इस वेक्टर को हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन। तो इसी को हम कह सकते हैं यह है R21 का मैग्नीट्यूड के साथ R21 का डायरेक्शन। इसे हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ R21, या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं यह है यूनिट वेक्टर अलोंग R21, वेक्टर R21। तो जो भी हो यहां पर यह होगा डायरेक्शन इस फोर्स का। तो इस जगह पे अगर हम इसे अपेंड कर दे तो इस फोर्स को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिल जाएगा। सो हम यहां पर कह सकते हैं इससे आगे कि फोर्स 21 as vector is equal to its magnitude, which is equal to 1 over 4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 divided by R squared। R क्या है? R है ये डिस्टेंस, अर्थात ये जो वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड हम कह सकते हैं। चलिए आगे हम इसे भी इंट्रोड्यूस करेंगे इसके जगह पे, इनटू इसका जो डायरेक्शन है
और ये डायरेक्शन कौन सा है, ये डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन है, तो इनटू R21 वेक्टर का डायरेक्शन या फिर यूनिट वेक्टर अलोंग R21। अब देखिए, अगर ये वेक्टर R21 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें कि यह है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू इसका डायरेक्शन, तो हम इससे आगे कह सकते हैं कि R21 का जो डायरेक्शन है या फिर इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, ये बराबर होगा R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये डिवाइडेड बाय ये। तो इसी टर्म के जगह हम इसे लिख सकते हैं। तो इससे आगे ये क्या बन गया, देखिए ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर्ड। यहां पर हम इस R स्क्वायर्ड को एक अलग ही तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे थोड़ी देर बाद, तो इसे मैं छोड़ देता हूं, इसे मैं खाली रखता हूं। यहां पर होगा R स्क्वायर्ड इंटू इस टर्म को देखें हम अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ये बन गया R21 एज वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, दैट वेरी सेम वेक्टर। यहां पर ये R स्क्वायर्ड जो था उसका R क्या है, वो R है इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो उस डिस्टेंस को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है R। तो इस डिस्टेंस को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये बराबर है फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, या फिर ये जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो उसका मैग्नीट्यूड। तो यहां पर ये जो R है, ये R ये बराबर होगा या तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये बराबर है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट 1 विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट 2, ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड। देखिए पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, और पॉइंट 2 से लेकर पॉइंट 1 तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड, दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है जो कि बराबर है इसके बीच के डिस्टेंस के। तो उसी को इस एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट किया गया। तो हमारे पास लिबर्टी है कि हम इस R के जगह पे या तो R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड या R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखें। तो आप कौन सा लिखेंगे यहां पर? अगर आप इसके बाकी टर्म्स को देखें तो यहां पर एक टर्म एग्जिस्ट कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21। तो क्या आप यहां पर इसे यूज करेंगे? और अगर आप इसे यूज करते हैं वेक्टर R21 का मैग्नीट्यूड, तो ये जो फॉर्म मिलेगा आपको, ये फॉर्म ज्यादा एलिगेंट होगा। क्यों? आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे इस R के जगह इस टर्म को जो कि बराबर है इसके। तो उसी टर्म को अगर हम लिखे R के जगह जो कि है R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये तो हो गया R, पर यहां अपीयर कर रहा है R स्क्वायर्ड, तो यहां पर इसे स्क्वायर कर दे। तो देखिए ये क्या बन गया, ये एक टर्म का स्क्वायर और फिर से वही टर्म मल्टीप्लाइड, तो ये बन जाएगा उसी टर्म का क्यूब। तो हम इससे आगे कह सकते हैं F21 एज वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर का क्यूब, उसके मैग्नीट्यूड का क्यूब, माफ कीजिएगा, उसके मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू यहां पर ये टर्म वेक्टर R21। ये जो फॉर्म है ये फॉर्म है कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो इसी लॉजिक से हम कह सकते हैं कि अगर हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, इस फोर्स को, सो F12 as vector is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q1 into Q2 divided by R12 का मैग्नीट्यूड का क्यूब
इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R12। अब देखते हैं ये जो फॉर्म है ये कितना पावरफुल है। अगर इन दोनों में से एक नेगेटिव चार्ज हुआ तो क्या होगा? तो यहां पर मान ले एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये हो गया प्लस Q1, और एक नेगेटिव चार्ज यहां पर है, ये नेगेटिव Q2 चार्ज है। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो कुछ ऐसा होगा कि Q1 को अट्रैक्ट करेगा Q2 और Q2 को अट्रैक्ट करेगा Q1। तो ये जो फोर्स होगा इसे हमने नाम दे दिया F21, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। उसी फॉर्म से, उसी वेक्टर फॉर्म से अगर इस फोर्स को हम इवैल्यूएट करते हैं तो चलिए देखते हैं ये कौन सा डायरेक्शन बताएगा। F21 का डायरेक्शन होना चाहिए इस डायरेक्शन में। हम वही वाला फॉर्म, यही वाला इक्वेशन अगर यूज करें तो चलिए देखते हैं हम कहां तक पहुंचेंगे। सो इस केस में फोर्स on second charge due to first charge as vector is equal to 1 over 4 pi epsilon naught into first charge Q1। जैसे कि हमने इससे पहले चर्चा किया है कि हमें साइन यहां पर अपेंड करना चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए प्लस साइन हम यहां अपेंड नहीं करेंगे, पर ये जो नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव Q, इसके लिए इनटू नेगेटिव Q2 डिवाइडेड बाय, यहां से देखिए R21 वेक्टर जो कि है 0.2 का डिस्प्लेसमेंट 0.1 के रेस्पेक्ट में, उसका मैग्नीट्यूड, और उसी वेक्टर को हम आगे कंसीडर करेंगे। तो यहां पर जो वेक्टर हम कंसीडर करेंगे वो वेक्टर होगा 0.1 से लेके 0.2 तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसे कि हम कहते हैं R21। सो डिवाइडेड बाय R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू वेक्टर R21। इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में यही एकमात्र वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन बराबर होगा इसके डायरेक्शन के। तो यहां अगर आप इसे इवैल्यूएट करें, इस नेगेटिव साइन को अगर आप यहां से बाहर निकाल लेते हैं और किसी और एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इनटू ये जो नेगेटिव साइन है अर्थात -1 हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए -1 इंटू R21 वेक्टर। हमें पता है एक वेक्टर को अगर -1 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। तो इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है R21 का डायरेक्शन, वो डायरेक्शन देखिए ये बता रहा है, ये वाला डायरेक्शन है उसका, लेकिन यही डायरेक्शन अगर अपोजिट हो जाए तो ये उसका अपोजिट डायरेक्शन को बताएगा जो कि F21 का डायरेक्शन होना चाहिए। यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो F21 का जो डायरेक्शन होगा वो R21 के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, जो कि ये -1 वो काम कर देगा। इसीलिए जब हम चार्जेस को कंसीडर करते हैं वेक्टर फॉर्म में तो उसे साइन के साथ कंसीडर करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ का इतना पावरफुल है कि आप चार्जेस चाहे दो नेगेटिव रखे, चाहे दो पॉजिटिव रखे, चाहे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, यही फॉर्म, यही अकेला फॉर्म, यही इक्वेशन आपको डिराइव करके दे देगा फोर्स डायरेक्शन के साथ। सो ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ।